दोस्तों टी सीरीज़ को आप जरूर जानते होंगे और टी सीरीज़ के आपने गाने भी जरूर सुने होंगे। दोस्तों आज के समय में टी सीरीज़ का मार्केट शेयर लगभग 60% है, यानी कि हर 10 में से छठा गाना टी सीरीज़ का ही होता है। लेकिन दोस्तों शायद ही आप जानते होंगे कि एक जूस वाले ने इतना बड़ा टी सीरीज़ का मेगा एम्पायर बनाया था। तो दोस्तों कैसे बनाया, क्या इसके पीछे कहानी थी, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, ताकि आपको भी ऐसी बिजनेस रिलेटेड वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों टी सीरीज़ की कहानी जानने से पहले आज 1 जनवरी 2024 है और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों ये बात है उस समय की जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय में देश में उथल पुथल चल रही थी, लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे थे। तो उसी कड़ी में गुलशन कुमार के जो पिता थे वो भी पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और वो दिल्ली में रहने लगे। लेकिन उस समय पर काफ़ी चैलेंजिंग स्थितियाँ थीं, कोई काम धंधे नहीं थे। तो इसीलिए जो गुलशन कुमार के पिता थे वो दिल्ली में रहकर फल बेचा करते थे और साथ ही साथ उनका जूस निकालते थे, जिससे कि वो फल भी बेचते थे और फलों का जूस भी बेचा करते थे। उससे उनको कुछ थोड़ी बहुत कमाई हो पाती थी, जिससे अपने घर का खर्च चलता था और बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चला करती थी। तभी आ गया साल 1956 और 1956 वो साल था जब गुलशन कुमार का जन्म हुआ। उनके जन्म के होने के बाद भी परिस्थितियाँ वैसी ही रहीं। उस समय पर गुलशन कुमार पढ़ा भी करते थे जब थोड़े बड़े हुए, और साथ में अपने पिताजी की जो फलों की दुकान थी उस पर काम भी किया करते थे। धीरे धीरे इनका जो काम था इस तरह से चलता रहा। तभी आ जाता है साल 1970 और 1970 का वो ऐसा दौर था जहाँ पर म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा भारत में फैल रहा था, म्यूजिक धीरे धीरे आने लगा था और गुलशन कुमार को म्यूजिक का काफ़ी ज़्यादा शौक था। हालांकि उस समय पर म्यूजिक तो था वो रिकॉर्डर के रूप में आता था, जो बड़े बड़े होते थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी कैसेट लगती थी और वो एक मतलब कि बैंड के आकार के होते थे और जो काफ़ी महंगे भी थे। आपने फिल्मों में और टीवी में ज़रूर देखे होंगे। तो उस तरह का म्यूजिक उस टाइम पर चला करता था, जो काफ़ी रॉयल म्यूजिक हुआ करता था, काफ़ी महंगा भी हुआ करता था। तो जो अमीर लोग थे वही उसको अफोर्ड कर पाते थे, गरीब लोगों के पहुँच से तो म्यूजिक बहुत ही दूर था। गरीब लोगों के लिए तो उस टाइम पर केवल एक आकाशवाणी था, जिसमें कुछ चुनिंदा 1-2 गाने चला करते थे, या फिर आकाशवाणी के जो समाचार थे वो मिल जाया करते थे। तो इस तरह से गरीब आदमी के लिए उस समय पर म्यूजिक बहुत ही रेयर चीज़ हुआ करती थी। लेकिन उस दौर में विदेशों में जो टेप रिकॉर्ड थे जिनमें कैसेट लगा करती थी वो अच्छे खासे चला करते थे, लेकिन उस टाइम तक भारत में उनका कॉन्सेप्ट नहीं आया था। लेकिन तभी फिर सरकार ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसान हो सके और जो विदेशी सामान है वो इंडिया में आ सके। तो इसीलिए जो विदेशों के टेप रिकॉर्ड थे वो इंडिया में भी आने लगे। लेकिन टेप रिकॉर्ड तो इंडिया में आ जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम थी जो उनमें लगने वाली सीडी थी वो इंडिया में बहुत ही रेयर चीज़ थी, या कोई जानता ही नहीं था कैसेट भी कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए जाहिर सी बात है उस टाइम पर कोई ना कंपनी थी ना कोई सीडी बनाने वाला था। तो इस तरह से टेप रिकॉर्ड तो इंडिया में आ जाते थे, लेकिन उनकी जो कैसेट थी वो बहुत ही मुश्किल से मिल पाती थी। तो जिन लोगों के पास भी वो टेप रिकॉर्डर होते थे, या तो वो बाहर से ही कैसेट मंगाया करते थे या फिर काफ़ी हाई कॉस्ट पर उनको वो कैसेटें मिला करती थी। तो इस तरह से उस टाइम पर म्यूजिक चला करता था। अब गुलशन कुमार को तो ये शौक था ही म्यूजिक का, तो इसीलिए उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना मैं इस म्यूजिक को एक ऐसे कॉन्सेप्ट में लेकर आऊँ जिससे कि एक जो छोटे लोग हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो भी आसानी से म्यूजिक को सुन सकें। और उस टाइम पर भारत में एक ऐसा कॉपीराइट कानून था कि कोई भी गाना है उसके 3 साल बाद आप उसकी रीमेक करके उसको वापस से मार्केट में बेच सकते हैं। तो उस नियम का गुलशन कुमार ने अच्छे से फ़ायदा उठाया। जो भी कोई पुराना गाना था उसको 3 साल पूरे होने के बाद उसकी एक सीडी लेकर और दूसरी सीडी लेकर वो उसमें ट्रांसफ़र करके फिर उसको मार्केट में बेचा करते थे, जिसकी कॉस्ट उनको महज 7 रुपये पड़ती थी और वो मार्केट में उसको 25 से 30 रुपये की बेच दिया करते थे। तो जिससे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा था। इस तरह से काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गुलशन कुमार दूसरी कैसेट लाते, उसको कॉपी कर और फिर मार्केट में इस तरह से बेच देते थे। लेकिन उससे इतना प्रॉफिट हो चुका था कि अब वो अपने उस कंपनी को अच्छी खासी बड़ी बना सकें और एक कंपनी का रूप दे सकें। इसीलिए उन्होंने उस कंपनी का नाम रखा सुपर कैसेट्स। सुपर कैसेट में वो इस तरह का काम करके फिर सीडीओ को मार्केट में बेचा करते थे। अब ऐसा करते करते साल 1983 का दौर आ गया और 1983 में इन्होंने अपनी सुपर कैसेट कंपनी का नाम बदल कर रख दिया टी सीरीज म्यूजिक कंपनी। इस तरह से अब ये सीडीओ को खुद ही इन हाउस बनाने लगे और उनको फिर मार्केट में बेचने भी लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां थीं वो भी इस काम को तेज़ी से कर रही थीं। उनमें से एक थी म्यूजिक इंडिया लिमिटेड और एक थी पॉलीडोर। ये भी उस टाइम पे जाइंट कंपनियां थीं जो म्यूजिक सीडी बनाकर मार्केट में बेच रही थी। लेकिन जब भारत में काफ़ी सारे टेप रिकॉर्डर आने लगे और भारत में ही टेप रिकॉर्डर बनने लगे, तो वहाँ पर इन 2 जो बड़ी कंपनियाँ थीं इन्होंने रातों रात अपने जो
डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था उनमें, जहाँ ये पहले वो बड़ी वाली सीडी बनाया करते थे जो काफ़ी रेयर मिला करती थी, उसकी जगह अब इन्होंने उन सीडीओ को बनाकर बेचने लगे, क्योंकि इनके पास पहले से डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क था, दुकानें थी, अपने जो लोकल नेटवर्क था वो था। तो इन्होंने रातों रात अपने स्टॉक को बदलकर नई सीडी में कन्वर्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गुलशन कुमार की टी सीरीज़ कंपनी स्ट्रगल करने लगी, क्योंकि ना तो इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ना ही इनके पास ऐसे बंदे थे जो अच्छी खासी इनकी मार्केटिंग कर सकें, लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो गुलशन कुमार को लगा कि अब यार मेरी सीडी कैसे बिकेंगी, मुझको क्या करना चाहिए। तो इन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और इन्होंने देखा ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ये कोई बायबैक पॉलिसी नहीं देती थी, यानी कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी दुकानदार तक अपनी सीडीओ को पहुंचा रही हैं, उसके पास पहुंचने तक या वो ख़राब हो जाए, उसमें कुछ टूट जाए या वो डिफेक्टेड निकल जाए, तो वो उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो उसमें जो लॉस था वो दुकानदार को ही होता। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ पकड़ ली थी। गुलशन कुमार ने फिर अपनी जो सीडी बनाई उनको इस मार्केटिंग के तहत लॉन्च किया कि भैया आप सीडी लो, कोई भी आपको दिक्कत है, डिफ़ॉल्ट निकल जाता है, टूट जाती है, सीडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सीडी मैं आपसे वापस ले लूँगा, आपको एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। तो दुकानदारों को भी लगा भैया जहाँ उनके पास पहले डिफेक्टेड माल आ जाता था, उनको लॉस हो जाता था, तो वो इन बड़ी कंपनियों की कैसेट ना लेकर गुलशन कुमार से कैसेट लेने लगे। अब गुलशन कुमार का भी जो काम था वो बढ़ने लगा। एक तरफ जो नए नए नेटवर्क बिल्ड हो रहे थे, दूसरी तरफ जो और भी लोग थे वो भी गुलशन कुमार की कैसेट लेने लगे। जो किराना स्टोर थे, जो कुछ काम नहीं कर सकते थे, वो भी और भी कुछ नहीं मिलता था, तो गुलशन कुमार की कैसेटें ली और उनको बेचने निकल गए। अब बिकी तो बिकी, ना बिकी तो भैया गुलशन कुमार तो बैठे ही थे लेने के लिए। तो इस तरह से गुलशन कुमार का जो ये पूरा कैसेट का कारोबार था ये धीरे धीरे से काफ़ी ज़्यादा हाई होता चला गया और इनको अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट होने लगा। देखते ही देखते जो बड़ी कंपनियां थी उनकी सेल एकदम से डाउन हो गई और गुलशन कुमार की जो नई कंपनी थी उसकी सेल एकदम से हाई होने लगी। अब गुलशन कुमार का जो म्यूजिक सीडी वाला कॉन्सेप्ट था ये पूरी तरह से कारगर हो चुका था, तो इसीलिए गुलशन कुमार ने सोचा कि क्यों ना अपनी इस म्यूजिक इंडस्ट्रीज़ को और भी बड़े लेवल पर किया जाए या बॉलीवुड के लेवल पर किया जाए। इसीलिए इन्होंने दिल्ली से निकलकर फिर मुंबई शिफ्ट हो गए और साल 1984 में इन्होंने अपना पहला म्यूजिक लॉन्च किया, जो फिल्म थी लल्लू राम। हालांकि वो जो इनका म्यूजिक था उतना खास अच्छा चला नहीं और ना उससे कोई पहचान मिल पाई, लेकिन उससे इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। लेकिन अपनी गलतियों से सीखते हुए इन्होंने फिर साल 1990 में आशिकी फिल्म में अपना म्यूजिक दिया और वो म्यूजिक इतना हिट हुआ कि उसकी 20 मिलियन कॉपी बिक गई, यानी कि लगभग 2 करोड़ कॉपी उसकी बिकी, जो टी सीरीज़ के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुआ। और उसके बाद तो फिर टी सीरीज़ ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। फिर टी सीरीज़ ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला, साथ ही साथ खुद के अपने गाने प्रोड्यूस करने लगे और जितने भी नए नए टैलेंट थे जैसे कि सोनू निगम है, शान है, इस तरह के जो आज बड़े नाम हैं उनकी शुरुआत टी सीरीज़ के साथ ही हुई थी और टी सीरीज़ का इनको बनाने में एक अहम रोल रहा था। लेकिन टी सीरीज़ उस समय पे एक ये पहचान ये भी थी कि टी सीरीज़ जो नए नए चेहरे थे उनको ज़्यादा मौका दिया करते थे, जिससे कि नए नए टैलेंट सामने आ सके। तो टी सीरीज़ का भी फ़ायदा होता था और जो नया टैलेंट आता था उसको भी पहचान मिलती। साथ ही साथ फिर जो फिल्में थी उनमें भी म्यूजिक देने लगे, साथ ही साथ म्यूजिक भी प्रोड्यूस करने लगे। इस तरह से टी सीरीज़ का जो कारोबार था वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगा और गुलशन कुमार को लगा कि बॉलीवुड में तो सीमित फिल्में ही बनती हैं, तो उससे हमारी जो कैसेट थी वो भी सीमित ही बनेंगी, गाने सीमित हैं तो ओबियसली सीडी भी हम सीमित ही बना पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जो भक्ति के गाने थे उनकी सीडी भी मार्केट में लॉन्च कर दी, क्योंकि भारत में काफ़ी ज़्यादा जो भक्ति का भावना है वो ज़्यादा होती है। तो इसीलिए उन्होंने भक्ति के जो गाने थे उनको बनाकर फिर उनकी सीडी बनाई और पूरे भारत में बेचनी शुरू की, जिससे भी टी सीरीज़ को काफ़ी ज़्यादा नाम मिला, काफ़ी ज़्यादा फेम मिला। साथ ही साथ गुलशन कुमार खुद भी भक्ति में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते थे, माता वैष्णो देवी के भक्त थे, इसीलिए उनके नाम का भंडारा आज भी वैष्णो देवी में निःशुल्क लोगों को दिया जाता है। तो इस तरह से भक्ति के गाने भी टी सीरीज़ को बड़ा बनाने में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। लेकिन तभी साल 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई और उनकी हत्या करने के बाद टी सीरीज़ का जो पूरा कारोबार था उनके बेटे भूषण कुमार ने संभाला। भूषण कुमार को ये पता था कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो अपने को लगातार बदलते रहना पड़ेगा। जिस तरह से साल दर साल चीज़ें बदल रही थी, कैसेट से ऑनलाइन माध्यम पर चीज़ें शिफ्ट हो रही थी, इसीलिए उन्होंने भी अपने म्यूजिक को ऑनलाइन शिफ्ट किया। अलग अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे उन पर अपने म्यूजिक डालने शुरू किए, साथ ही साथ यूट्यूब पर भी अपने जो गाने थे उनको अपलोड करना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने कंपनी को एक अलग पहचान दिलाई। आज टी सीरीज़ हर लैंग्वेज के गाने प्रोड्यूस करता है और यूट्यूब पे इसके अलग अलग लैंग्वेज के चैनल हैं जिस पर अलग अलग लैंग्वेज के गाने भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो इस तरह से कभी एक फल बेचने वाले व्यक्ति ने
लगभग 3000 करोड़ की टी सीरीज कंपनी खड़ी की, जिसका कारोबार आज देश ही नहीं बल्कि 24 से ज़्यादा देशों में भी है। और दोस्तों आज बॉलीवुड का कोई भी बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा एक्टर ऐसा नहीं है जिसने टी सीरीज के साथ मिलकर काम ना किया हो। तो दोस्तों आज की टी सीरीज की इस स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।